बच्चों, तो हम लोग करेंगे 30 मिनट्स के अंदर एटम्स को पूरा का पूरा कंप्लीट। ध्यान रखिएगा, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि कोई भी टॉपिक आपसे स्किप ना हो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सके। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर पूरा एटम्स। कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा इसके बाद, और उसके बाद क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ जाइएगा। यहाँ पर जो भी पीडीएफ्स हैं वो अनलॉक हैं, यानी कि आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। यहाँ पर आपको गाइडेंस और अपडेट्स में देता हूँ, जिससे आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आपको मिले। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। पीसीएम ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीबी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी इसमें लगा हुआ है। अच्छी बात क्या है, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम छप जाएंगे, ये मत समझिएगा। कॉपी पेस्ट होने की बात नहीं, क्योंकि पेपर थोड़ी आउट कराया है, लेकिन इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, तो आप आसानी से इसको लगा भी सकते हैं। फुली सॉर्ट है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं, और 100% एग्जाम या बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। और खुशखबरी क्या है बेटा, कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है जिन कोर्सेज में, वहां पर मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन, यानी एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स की जितने भी इसमें एक्सरसाइज के सवाल, एग्जाम्पल के सवाल हैं, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुपर इजी लैंग्वेज में इसमें दे दी है, जिससे आप इसको लगा सकें। अगर आप मेहनत करने की इच्छा रखते हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, और उसके बाद ये जो मैंने कोर्स दिया हुआ है एनसीईआरटी का, उसको भी अगर देख लेंगे तो वो धांसू रिजल्ट आपका आएगा। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। वहां पर आपको कई सारे सपोर्टिव कोर्स मिलेंगे और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां मिलेगा। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को बेटा आगे बढ़ा सकते हैं, या रिजल्ट को श्योर शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो यानी पढ़ाई के लिए बन रहा है, करते हैं पढ़ाई को शुरू। तो देखिए, पहला मॉडल आया था 1898 में एटम्स का, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम बोलते हैं। जे जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, और उसके अगले ही साल उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका एक मॉडल पेश किया जाए कि एटम के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन और कहाँ प्रोटॉन मिलते हैं। तो उन्होंने 1898 में इसका एक पहला मॉडल दिया एटम का। उन्होंने बताया कि एक एक स्फीयर में कह लीजिए, उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे बिखरे रहते हैं, है ना, मैटर में पूरी हर जगह, और जो माइनस चार्ज होते हैं वो उसमें इंबेडेड होते हैं। इंबेडेड मतलब धसे हुए होते हैं। जैसे वाटरमेलन नहीं होता है, तरबूज, तरबूज के अंदर लाल वाला हिस्सा तो फैला होता है पॉजिटिव चार्ज की तरह, और जो बीज होते हैं वो कहीं भी धसे होते हैं, तो बीज की तरह इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। तो पहला ये वाटरमेलन के नाम, मॉडल के नाम से भी जाना जाता है बेटा। और इसको प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग का मतलब क्या? पुडिंग का मतलब होता है हलवा, और प्लम का मतलब होता है मेवे। तो जब आप हलवा खाते हैं तो किस चम्मच में वो मेवे, किशमिश है, गरी है, बादाम है, वो मेवे में कहाँ है, ये हलवे में कहाँ है, किसी को नहीं पता। आप एक चम्मच उठाएंगे, हो सकता है हलवा हलवा पाए, और एक चम्मच उठाएंगे, हो सकता है खूब मेवे पा जाए। तो इसलिए इसको बोला गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ धसे हैं किसी को नहीं मालूम। ये था थॉमसन, जे जे थॉमसन का पहला मॉडल जो 1898 में आया था। ये मॉडल ज्यादा दिन चला नहीं, लेकिन फिर भी ये करीबन 12 साल, 12-13 साल चला, क्योंकि अगला रदरफोर्ड का मॉडल 1912, 11-12 के आसपास आया था। तो 1898 से 11-12 साल, 13 साल ये चला। लेकिन उसके बाद ये फेल कर गया, क्योंकि रदरफोर्ड का जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें कई बातें ये बता नहीं पाया। जो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन था, यानी अल्फा पार्टिकल का लार्ज स्कैटरिंग एंगल का डिफ्लेक्शन था, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा। और दूसरा कि जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, हम पढ़ेंगे, वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलती हैं, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लाइन स्पेक्ट्रम लाइंस कैसे मिल रही हैं। तो इसलिए ये फेल कर गया थॉमसन मॉडल। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, जो कि 1911 में हुआ था। इसी के बाद रदरफोर्ड ने पेश किया था अपना एटम का मॉडल बेटा।
उनके दो शिष्य थे गेगर एंड मार्टसन। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया रदरफोर्ड की निगरानी में। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया बिस्मिथ, ये देखिए दो फोटो लगाई है, ये एनसीईआरटी की फोटो, ये रेफरेंस बुक की है। तो यहाँ बिस्मिथ लिया और लेड चैम्बर में लिया, ये देखिए लेड ब्लॉक है। लेड चैम्बर इसलिए कि क्योंकि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है उसमें से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, तो वो हानिकारक होते हैं रेडिएशन, तो ह्यूमन के टच में ना आए, इसलिए यहाँ पर इसको लेड ब्लॉक में रख देते हैं। लेड उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कोलीमेटर लगाते हैं। कोलीमेटर क्या करता है, जो यहां पर अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन निकल रहे हैं उनकी बीमिंग कर देता है, बिखरे रूप में निकल रहे हैं उसको बीम कर देता है, क्योंकि हमको हिट कराना है। और इसको हम हिट कराते हैं यहां पर गोल्ड फॉइल्स, ये देखिए गोल्ड फॉइल है। और ये पूरी चीज किसके अंदर होती है, वैक्यूम चैम्बर में, जहां पर एयर पार्टिकल भी नहीं प्रेजेंट हो। एक वैक्यूम चैम्बर बना लेते हैं और गोल्ड फॉइल लेते हैं, ये देखिए क्या है, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉयल ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो गोल्ड होता है काफी मेलेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से पीट पीट के पतली से पतली फॉयल बनाई जा सकती है गोल्ड की, वो टूटती नहीं है, उसकी क्रशिंग पॉइंट दूर होता है, तो जल्दी टूटता नहीं है। तो इसलिए गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेलेबल मटेरियल है, पतली से पतली फॉयल या चादर बनाई जा सकती है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पतली से पतली मेम्ब्रेन या फॉयल हम लेना चाहते हैं। और यहां पर इस तरफ स्क्रीन पर हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाते हैं। जिंक सल्फाइड इसलिए कि जब अल्फा पार्टिकल यहां से टकरा के इस पे हिट करेगा तो जुगनू जैसी चमक हो, एक हल्की सी चमक पैदा हो, है ना। जुगनू को फायरफ्लाई शायद बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपने जुगनू देखा होगा, टिमटिमाता है, प्रकाश देता है, उस तरह की जगमगाहट हो। और माइक्रोस्कोप से हम उनको गिन लेंगे कि कितने पार्टिकल्स यहां हिट कर रहे हैं और कितने एंगल से स्कैटरिंग कर रहे हैं। ये पूरा सेटअप था गीगर एंड मार्टसन का, जो 1911 में रदरफोर्ड की निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है साहब। अब इसमें अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कई बच्चे यही कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैंने कहा लगे हाथ बता दे। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, या हीलियम आयन कह दीजिए। तो इसमें क्या है मामला, कि जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है। और जो इस पे चार्ज पाया जाता है अल्फा पार्टिकल पर, वो प्रोटॉन पे जितना चार्ज है उसका डबल यानी +2e चार्ज होता है। तो दिस इज मास एंड दिस इज चार्ज अल्फा पार्टिकल का। इसको आप जरूर पकड़ के रखिएगा, बहुत जगह अल्फा पार्टिकल आपकी फिजिक्स में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसके ऑब्जर्वेशंस क्या मिले। तो रदरफोर्ड ने देखा कि भैया अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिवेटेड या बहुत ही कम स्मॉल डिफ्लेक्शन से सीधे निकल गए। यहां पर देखिए ग्राफ है, यहां ये ग्राफ भी बनाने को आज पूछा जा चुका है बोर्ड में। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स है और थीटा दिया हुआ किस एंगल पर, है ना। और यहां पर स्कैटरिंग एंगल इस तरफ है, तो ये स्कैटरिंग एंगल है और कितने पार्टिकल उस जगह पे स्कैटर हुए। तो जैसे ही कम पे आ जाएंगे, देखिए बहुत सारे पार्टिकल आपको मिलेंगे, इसका मतलब बहुत कम स्कैटरिंग एंगल से बहुत ज्यादा पार्टिकल गए, लगभग अनडिवेटेड या बहुत स्मॉल एंगल से। दूसरी बात, 8000 में कोई एक 90 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल होल्ड कर पाया। 90 डिग्री का यहां कहीं आएगा स्कैटरिंग एंगल। तो यहां पर जो पार्टिकल की संख्या मिली वो 8000 पार्टिकल्स में कोई एक मिला। और रेयर बहुत कम कभी कदार जो अल्फा पार्टिकल थे उन्होंने 180 डिग्री का एंगल बनाया। 180 का मतलब होता है जिस रास्ते अल्फा पार्टिकल जा रहा था, टकराने के बाद उसी रास्ते से ये वापस चला गया है, तो इसे बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री। और यहां पर 180 बना नहीं है, आप आगे बनाएंगे तो देखेंगे रेयरेस्ट यानी बहुत कभी कदार ऐसा हुआ कि कोई अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल बना रहा हो। तो मतलब क्या, अधिकतर अनडिफ्लेक्टेड या बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन। 8000 में एक 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन दे रहे हैं और 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन देने वाले कभी कदार रेयर है, कि कोई हुआ तो हुआ। ठीक है, अब हम बात इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा कि रदरफोर्ड ने इस जो ऑब्जर्वेशन थे उससे जो फैक्ट्स यानी जो चीज एक्सट्रैक्ट की, वो क्या एक्सट्रैक्ट की, उन्होंने बोला कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल अनडिवेटेड निकल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एटम के अंदर अधिकतर स्पेस एम्प्टी है, खाली है। ये पहली बात हो गई। दूसरी, उन्होंने कहा कि जो तगड़ा स्कैटरिंग एंगल मिल रहा है, ज्यादा स्कैटरिंग एंगल, उसका कारण यह है कि एटम के अंदर उसके सेंटर पर उसका पूरा मास लगभग और पूरा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह केंद्रित है।
जिससे टकरा कर अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री का एंगल दे रहे हैं। और फिर इन्होंने बताया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की बात कि जितना पॉजिटिव चार्ज कोर में समाहित है उसी के बराबर माइनस चार्ज उस प्लस चार्ज के चारों तरफ बिखरा हुआ है क्लाउड में, जिससे कि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो ये तीन फाइंडिंग्स उन्होंने सामने रखी और इसी बेसिस पे उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया, जो कि अभी हम बात करेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। आखिर न्यूक्लियस कितना बड़ा है इसको जानने की कोशिश या अंदाजा लगाने की कोशिश, एस्टिमेशन। कैसे अंदाजा लगाएंगे? अल्फा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस की तरफ भेज रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल पे यहां मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी दी, अब ये भागा भागा यहां तक पहुंचा। यहां पर दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगा, कोलंबियन रिपल्शन फोर्स। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसके आगे नहीं बढ़ पाया और यहां से ये लौट गया पीछे। तो ये जहां तक मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचा इसके क्लोजेस्ट, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो न्यूक्लियस के करीब से करीब तक पहुंचा है। यानी जो न्यूक्लियस का साइज होगा इस डिस्टेंस से कम ही होगा। तो ये हमें अंदाजा लग गया कि भैया हमारा जो साइज है, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, वो कितना हो सकता है। ये कांड यहां किया गया। जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला होता है आर नॉट, उसकी वैल्यू होती है 4k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। के कुलाम्स कांस्टेंट है और बाकी आप पहचानते हैं जो इसके अंदर बातें लिखी गई हैं। तो इस तरह से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। और एस्टिमेशन जो न्यूक्लियर साइज का हुआ वो कितनी निकली? फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, एटम से काफी छोटी। अब ये जानकारी के बाद रदरफोर्ड, अच्छा एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर। ये जो अल्फा पार्टिकल आप भेजे थे, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसका इस न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब वो पार्टिकल न्यूक्लियस से काफी दूर हो। तो जब काफी दूर होगा और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेंगे तो दैट इज बी। दिस बी इज नोन एज ए इंपैक्ट पैरामीटर। यहां पर मैंने लिखा है वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस when the alpha particle is far away from the nucleus। ये इंपैक्ट पैरामीटर है। इंपैक्ट पैरामीटर से कई अच्छी चीजें, ट्रेजेक्टरी वगैरह हम पता कर लेते हैं। खैर यहां पर देखिए बी अगर लार्ज है, इंपैक्ट पैरामीटर अगर ज्यादा है, तो जो पार्टिकल है वो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। भाई ये बी ज्यादा होने का मतलब है कि ये दूर से जा रहा है, तो दूर से जा रहा है तो ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन फोर्स बहुत कम होगा, तो लगभग अनडिवेटेड चला जाएगा ये। अगर बी की वैल्यू स्मॉल है यानी करीब है, ये जब ये करीब होगा न्यूक्लियस से तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और अगर बी जीरो हो, ये बहुत पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर शून्य है, मतलब क्या है? इस दिशा में जा रहा है, बी शून्य होने का मतलब है, तो ऐसे टकराएगा और ऐसे ही लौट जाएगा। तो यहां थीटा कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। तो जब इंपैक्ट पैरामीटर जीरो होगा तो स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश कर दिया। इतनी कथा वाचन के बाद रदरफोर्ड ने यही बोला कि एटम का लगभग सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर कोर में निहित है, और उस कोर को बोला न्यूक्लियस ऑफ द एटम, है ना। दूसरी बात बोली, जो न्यूक्लियस का साइज है जो कि 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है, वो एटम के साइज से काफी कम है। एटम का साइज 10⁻10 मीटर, तो उससे काफी ज्यादा छोटा होता है। जिस क्लासरूम में आप पढ़ते हैं उसमें इस पेन की टिप के बराबर आप न्यूक्लियस को ले सकते हैं, अगर आप क्लासरूम को एटम मानते हैं तो। इतना ज्यादा फर्क है, पूरा रूम है एटम और ये पेन की टिप है आपका न्यूक्लियस, इतना छोटा साइज होता है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि ये इलेक्ट्रिकली, होल जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उसी के बराबर जो निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन उससे सराउंडेड है ना, जिससे कि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग्स में हैं, वो गोल गोल चक्कर लगाते हैं इस न्यूक्लियस का, और गोल गोल चक्कर लगाने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से मिलता है? उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, कोलंबियन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से,
है ना। ये उसी तरह चक्कर लगाते हैं जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने के लिए सेंटीपीटल फोर्स मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स से मिल रहा है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल में भी दिक्कतें हैं, ज्यादा दिन टिका नहीं, 1 साल बाद ही नील बोर अपना मॉडल ले आए थे। तो ये बेसिकली इसमें इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ कि अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन ये इसका चक्कर लगा रहा है गोल गोल पॉजिटिव चार्ज का, तो ये एक एक्सेलेटेड मोशन में है। आप जानते हैं जब एक्सेलेटेड चार्ज होता है तो वो निकालता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये चार्ज एक्सेलेटेड मोशन में है, तो यहां पर ये निकालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा तो मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। जब एनर्जी का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस घटने लगेगा, और घटते घटते थोड़ी देर बाद वो इस न्यूक्लियस में आके भस्म हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया कि भाई स्टेबल ही नहीं होगा न्यूक्लियस। तो दूसरी बात ये हुई कि अगर ये स्पाइरल पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने की वजह से, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी लगातार बदल रही है। अगर लगातार बदल रही है तो इसका जो स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं आता, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। इसलिए वो जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था हाइड्रोजन एटम का, उसको भी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका क्या मतलब था कि ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का, ये पूरी फिल्म का केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो आनी भी बची है ना। और वो फिल्म लेके आते हैं नील बोर साहब। तो नील बोर साहब की भी कहानी हम समझेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रॉनों का जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं वहां पर कितनी एनर्जी होती है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए ये होती है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको याद रखिएगा। और टोटल एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में ये रिश्ता होता है, ये रिश्ता काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिश्ते पे सवाल भी आते हैं और बल्कि जल्दी सवाल भी लग जाता है। तो टोटल एनर्जी बराबर होती है माइनस माइनस काइनेटिक एनर्जी के या पोटेंशियल एनर्जी के आधे के। और एक एनर्जी अगर आपको पता है टोटल तो बाकी निकाल सकते हैं। ये जो निगेटिव साइन आ रहा है एनर्जी में, देखिए टोटल एनर्जी में क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, उसको छोड़ के नहीं जा सकता, उसका चक्कर लगाने पे मजबूर है। ये भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं नील बोर साहब। तो नील बोर साहब ने 1912 में 13 में इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की। इन्होंने क्लासिकल जो थ्योरी थी और क्वांटम फिजिक्स को एक साथ जोड़ दिया और 3 पोस्टुलेट्स दिए, यानी एटॉमिक मॉडल दिया 3 पोस्टुलेट के बेसिस पर। पहला पोस्टुलेट क्या था? पहला पोस्टुलेट इनका ये था कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा है उसके पास कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं। स्टेबल ऑर्बिट का मतलब अगर उन ऑर्बिट्स में ये चक्कर लगाएगा तो नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, उसको कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा, है ना। फिर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा तो वो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ ऐसी ऑर्बिट्स होती हैं जहां पर अगर वो चक्कर लगावे तो उसको नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ऐसी ऑर्बिट्स को ही हम स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो ये स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम या स्टेबल ऑर्बिट्स कह सकते हैं। ये पहली पोस्टुलेट। दूसरी पोस्टुलेट ये बताती है कि आखिर वो स्टेबल ऑर्बिट्स कौन से होंगे। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए, यानी H अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो अगर किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम H अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बिना खर्चा पानी के चक्कर लगा सकता है। तो ये L इज इक्वल टू MVR या NH अपॉन 2 पाई हो गया। बढ़िया। दूसरी पोस्टुलेट। तीसरी पोस्टुलेट उनकी क्या आई कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है या हायर से लोअर में जंप कर रहा है तो वो जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच का उसके बराबर का एक फोटोन रिलीज कर देता है। भाई हायर से लोअर में गया तो एनर्जी निकलेगी हायर माइनस लोअर के बराबर। ये तीसरी पोस्टुलेट थी इनकी। और अगर लोअर से हायर जाना है तो इसके बराबर की एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। तो दीज आर द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ द नील बोर थ्योरी। इनकी भी कुछ लिमिटेशंस है जो अभी हम लोग अंत में पढ़ने वाले हैं। तो नील बोर साहब का जो एटॉमिक थ्योरी थी वो आपके सामने यहां आ गई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। रेडियस एंड स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसका स्पीड कितना है और उसका रेडियस कितना है ये कैसे बताएंगे। तो ये फॉर्मूले याद करिएगा। ये रेडियस है
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। और स्पीड की बात करें तो 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच, ये स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। अब हम हाइड्रोजन के लिए और पहली ऑर्बिट के लिए अगर हम स्पीड निकालें और रेडियस निकालें तो कितनी आएगी, तो इन फॉर्मूलों में z बराबर 1 और n बराबर 1 पुट कर दीजिए, तो ये r बराबर r नॉट आ जाएगा, जिसे हम बोर्स रेडियस भी बोलते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन की इनर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस 0.53 एमस्ट्रॉम, और ये उसका स्पीड है। जब पहली ऑर्बिट में, इनर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्पीड होगी c अपॉन 137। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन 137। अब हाइड्रोजन के लिए nth ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो r इजकल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, ये फॉर्मूला याद रखिए हाइड्रोजन के लिए। और किसी भी एटम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर z है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, r इजकल टू एन स्क्वायर आर नॉट अपॉन z। और यहां बात करें nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन अगर चक्कर लगा रहा है, तो ये Vn इजकल टू 137 c बाई n से निकाल लोगे। हाइड्रोजन का nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे तो उसकी स्पीड क्या है। बोर्स रेडियस मैं समझा चुका हूं। हाइड्रोजन में इनर मोस्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसे ही हम बोलते हैं बोर रेडियस, और बोर रेडियस की वैल्यू आती है 0.53 एमस्ट्रॉम। और ये रिलेशन तो आप जान ही रहे हैं। अगर आपको बोर रेडियस पता है, जो कि पता है, तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट में कितनी रेडियस होगी एन की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो आर एन इजकल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, ये वैल्यू बन गई यहां पर। अब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर मैंने जैसा बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रेडियस अगर आर है तो ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई नॉट इंटू आर। और यहां पर ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, E इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू यू बाई टू, यू पोटेंशियल के काइनेटिक ई टोटल। और एक और फॉर्मूला यहां पर है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने में मदद करेगा। किसी ऑर्बिट में एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, किसी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा है, टोटल एनर्जी, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ई एन इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब देखिए स्पेक्ट्रल, ये स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन का हम लाइंस की बात करेंगे, तो वेव नंबर या 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट आर 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर, यानी फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर। अगर इनिशियल से फाइनल में, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में अगर आप इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ये जो वेवलेंथ एमिट करेगा वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद कर ली जाए तो बेहतर है, 1.0973 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। एनआई का मतलब है इनिशियल ऑर्बिट, एनएफ का मतलब है फाइनल ऑर्बिट जो उसके अंदर लिखा हुआ है। इसी पर बेस्ड बात करें तो लेमन सीरीज पहली होती है। लेमन सीरीज का मतलब होता है फाइनल ऑर्बिट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, देखिए, और उससे ऊपर के ऑर्बिट से, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कहीं किसी ऑर्बिट से जब 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो वेवलेंथ निकालेगा वो आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी रीजन में, और उसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज का मतलब है 1 में आना है फाइनली, उसके ऊपर से ऑर्बिट 2 3 4 5 से कहीं से भी आ जाए। इसी तरह बामर सीरीज है, तो बामर में फाइनल ऑर्बिट 2 होगा, और 2 से बड़े ऑर्बिट से 2 में आ जाए, 3 4 5 6 से 2 में आ जाए। तो देखिए 2 रखा और एनआई की वैल्यू 2 से बड़ी, तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये विजिबल रीजन में फॉल करेगा बामर सीरीज, पहले अलाइनमेंट अल्ट्रा वायलेट और बामर विजिबल रीजन में। फिर आता है पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज क्या है, जब NF की वैल्यू 3 हो और NI की वैल्यू 3 से बड़ी, यानी 4 5 6 7 हो, तो बनेगी पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद आती है ब्रैकेट सीरीज, NF की वैल्यू 4 हो और NI की वैल्यू उससे बड़ी 5 6 7 8 हो, तो आपका लेमडा जो निकलेगा वो इंफ्रारेड रीजन में निकलेगा। उसके बाद एक लास्ट सीरीज आती है फंड सीरीज, पी साइलेंट होता है, NF की वैल्यू 5 हो और उससे बड़ी ऑर्बिट, यानी 6 7 8 9 से वो जंप करे 5 में, तो ये बन जाएगा इंफ्रारेड रीजन में, ये फॉल करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे सवालों में न्यूमेरिकल में कभी कभी बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट लेमडा निकालो। तो जब भी शॉर्टेस्ट लेमडा की बात आए, इनिशियल ऑर्बिट हमेशा इंफिनिटी पुट कर दीजिएगा। तो हाईएस्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट लेमडा का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फॉर बामर सीरीज की बात करेंगे तो एनआई की वैल्यू तो इंफिनिटी हो गई, और बामर के लिए एनएफ बराबर 2 में आना चाहिए। तो बामर के लिए लॉन्गेस्ट लेमडा इस तरीके से निकालोगे।
अगर हम शॉर्टेस्ट लेमडा इस तरीके से निकालोगे, अगर लॉन्गेस्ट लेमडा की बात की जाए, जहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी की, तो आप एन आई की वैल्यू क्या लेंगे, एन एफ से एक ज्यादा, एन आई इज टू एन एफ प्लस वन। जैसे इसे हम एच अल्फा लाइन ऑफ एच अल्फा लाइन भी बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट लेमडा बामर सीरीज के लिए निकालोगे तो बामर यानी 2 में फाइनल आना है, तो उससे एक बड़ा एन आई की वैल्यू 3 ले लो। और अगर बीटा एच बीटा सीरीज निकालनी, ये सवाल आपका आ चुका है बोर्ड में, एच अल्फा बोल देते हैं, जब एच अल्फा पता ही नहीं तो निकालो कैसे, तो यहां से पता रखो। एच बीटा का मतलब है जहां पर आ रहा है उससे दो ज्यादा, एन आई इसको टू एन एफ प्लस टू। एच गामा का मतलब है फाइनल से 3 ज्यादा। तो एच गामा फॉर बामर सीरीज कितना हो गया, अगर एन एफ की वैल्यू 2 है, इससे 3 ज्यादा, यानी एन आई की वैल्यू 5 होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पेक्ट्रल सीरीज को लेके जो आपको क्लियर होने चाहिए। अब इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है जब भी किसी गैस को या वेपर को हम लोग लो प्रेशर पर एक्साइट करते हैं, एक्साइट कैसे करते हैं, उसमें करंट को पास करते हैं। तो अगर हम ब्लैक बैकग्राउंड अगर लगा, एक स्क्रीन लगाए हैं ब्लैक, तो उस पे हमें क्या दिखाई पड़ती है, एमिशन लाइंस, जो कि ब्राइट लाइंस दिखाई पड़ती हैं डार्क बैकग्राउंड पे। यानी वो जो एमिट करता है, जो एटम जो एमिट करता है लाइंस, वो ब्राइट लाइंस एमिट करता है बैकग्राउंड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा। तो जब हम लोग लो प्रेशर पर गैस को या वेपर को एक्साइट करते हैं, उसमें से करंट पास करके, तो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर कुछ व्हाइट कलर की लाइनें, चमकीली लाइनें मिलती हैं, उसे बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन में मिलती हैं। और इसी तरीके से एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम क्या करते हैं, जब हम व्हाइट लाइट पास करते हैं एटम से, उसी एटम को जो था हम व्हाइट लाइट पास किए, और उसके बाद हमने व्हाइट बैकग्राउंड रख दिया, तो यहां पर कुछ काली लाइनें आती हैं। वो काली लाइनें वही फ्रीक्वेंसी की होती हैं, वही लेमडा की होती हैं जो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा में मिल रही थी। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं एब्जॉर्प्शन एमिशन, ये डीएनए ऑफ दी एटम होते हैं। यानी अगर ये स्पेक्ट्रम हमको पता है, तो यही, जैसे मान लीजिए सोडियम का हमें स्पेक्ट्रम पता है, तो अगर हमें ये स्पेक्ट्रम हम मंगल ग्रह पे भेज दिए, अपना चंद्रयान चला गया, उतर गया, मिट्टी का खोजबीन किया और वहां पर ये स्पेक्ट्रम भेजा, तो हम समझ जाएंगे कि सोडियम वहां पाया गया। इसी तरीके से साइंटिस्ट काम करते हैं कि वो वहां से मिट्टी लेके तो लौटा नहीं है कि हम लेबोरेटरी में आसानी से काम कर लें, वहीं हम उसका स्पेक्ट्रम चेक कर लेते हैं, और अगर वो सोडियम के स्पेक्ट्रम से मैच कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि भाई चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर आपका मिल गया है सोडियम। दिस इज, कितना इंटरेस्टिंग है ये। खैर, अब एनर्जी लेवल डायग्राम आता है हाइड्रोजन एटम का, उसमें क्या करते हैं, इसमें एनर्जीज को, जो कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की एनर्जीज को शो करती हैं, उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं विथ सुटेबल पैरामीटर। सुटेबल पैरामीटर, क्योंकि जो ग्राउंड एनर्जी लेवल होता है n = 1 पे, उसकी वैल्यू होती है -13.6, n = 2 की बात करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 3 का तो -1.5, इसी तरीके से आगे। तो ये एनर्जी लेवल्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से विद सुटेबल पैरामीटर शो करते हैं, तो इसको बोलते हो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। और एनर्जी लेवल निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, En = -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस भी n की एनर्जी निकालनी हो, n की वैल्यू पुट कर दो और ये एनर्जीज निकल आएंगी। ये कुछ 3-4 स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी आप याद कर लीजिएगा, सवाल लगाने में बहुत तेजी रहती है। मैंने लिख भी दिया E1 से लेकर E6 तक, 4-5 आप याद करके रखिएगा किस एनर्जी स्टेट की कितनी एनर्जी लेवल होती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं हर एनर्जी स्टेट्स का एक डेफिनेट एनर्जी है, तो ये डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है। इसी का नाम इसीलिए धर देते हैं या पड़ता है एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट एनर्जीज का फिक्स डेफिनेट एनर्जी लेवल होना, इसी को बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। अगली बात आती है डिब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। मतलब क्या है, मतलब यह है कि नील बोर ने जो बताया था कि एंगुलर मोमेंट h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ये फिगर कहां से आ गई nh/2π, ये सोचा कैसे, टपकी कैसे, ये बहुत बड़ी पजल थी। उस पजल को सॉल्व किया डिब्रॉय ने। डिब्रॉय ने कहा कि स्टैंडिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस का, ये वेव नेचर शो करता है, तो स्टैंडिंग वेव शो करेगा। तो स्टैंडिंग वेव्स कब बनती है, जब टोटल डिस्टेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा ऐसे करके आए। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस यानी सर्कमफ्रेंस
आपका जो होगा वो 2 पाई आर एन के बराबर होगा। ठीक है, अब हम 2 पाई आर एन को एन लेमडा के बराबर कर देंगे क्योंकि स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं। अब हम डिब्रॉय का मैटर वेव या डिब्रॉय वेवलेंथ होती है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, या एच अपॉन एम वी। अब इस लेमडा की जगह एच अपॉन एम वी पुट कर दीजिए, तो 2 पाई आर एन और एन, और यहां पर लेमडा की जगह एच अपॉन एम इंटू वी एन। अब इस आर एन के साथ एम वी एन को मल्टीप्लाई करके यहां लिख लिया, एम वी एन आर एन, और यही तो एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये एन एच और नीचे 2 पाई, तो ये देखिए एन एच अपॉन 2 पाई यहां से आपको मिला क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन। यानी नील बोर में एच अपॉन 2 पाई का एंगुलर मोमेंटम कहां से आया था, वो डिब्रॉय ने मामला सॉल्व कर दिया। ये इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी भी जाती है। अब लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, जो बोर्स थ्योरी थी उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हो गई, जैसे ये केवल हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल है कि इसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स ही क्यों लिए गए जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट लेना पॉसिबल था, नहीं लिए गए, क्यों, इसका जवाब नील बोर नहीं दे पाए। साथ में देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वेव लाइक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, तो एग्जैक्ट उसकी स्टेट्स बता पाना, स्टेशनरी स्टेट्स बता पाना संभव नहीं है। कैसे बता दी नील बोर साहब ने। दूसरी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती थी हाइड्रोजन एटम की, उसमें कोई लाइन ज्यादा चमकदार थी, कोई कम चमकदार थी, तो रिलेटिव इंटेंसिटीज को भी डिस्क्राइब या एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर साहब। अगला कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी मैग्नेटिक फील्ड में ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिट होती है उनको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है इसको भी बोर साहब नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये लिमिटेशंस भी ध्यान रखिएगा कि बोर्स थ्योरी की लिमिटेशंस क्या रही। अब आता है एक्साइटेशन आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, जब हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, यानी n बराबर 1 पर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हम जो एनर्जी उसको देते हैं एक्साइटेड लेवल में ले जाने के लिए, यानी n बराबर 1 ऑर्बिट में या 2 ऑर्बिट में चक्कर लगवाने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। अगर हम उसको सेकंड ऑर्बिट में ले जा रहे हैं तो ये ग्राउंड लेवल E2 माइनस E1, ग्राउंड से और 1 के एनर्जी लेवल का बीच का डिफरेंस हम सप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, उतनी एनर्जी देने पर ये पहली एक्साइटेशन स्टेट में आ जाएगा। अगर आप ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेशन स्टेज में लाना चाहते हैं तो E3 माइनस E1 यानी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है उस समय हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के परमानेंटली चला जाए, इन्फिनिटी चला जाए, तो तब ये आयनाइज हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। इसीलिए बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम की, इंफिनिटी माइनस E1। ई इंफिनिटी का मतलब होता है जीरो, तो जीरो में से आप ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी घटाएंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगा। और इसी का ये देखिए एनर्जी है, इसी का एक दूसरा वर्जन होता है एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की टक्कर मरवाई जाती है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हो, बाकी टक्कर मरवा के वही काट, तो अगर आप जितने से एक्सेलरेट कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस से, वो उतना पोटेंशियल डिफरेंस हो कि 10.2 वोल्ट के बराबर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा देगा, पहली एक्साइटेशन स्टेज पे। हमने दोनों के पोटेंशियल से को घटा के निकाल लिया पहली में से ग्राउंड वाले का। इसी तरीके से अगर सेकंड एक्साइटेशन में लेना है तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दोनों का घटा दीजिए, E3 माइनस E1 12.09 वोल्ट। और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी वही चीज रही कि इलेक्ट्रॉन को भगा देना है, छोड़ के चला जाए, तो हम कितने इस बम्बार्डमेंट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कितने से एक्सेलेटिंग पोटेंशियल करें, 13.6 वोल्ट से एक्सेलेट कर देंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के परमानेंटली चला जाएगा। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिया, जाने से पहले याद दिलाऊंगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग भी है, पीसीएमबी भी एक साथ है, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और 25 साल के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में इसमें लगा हुआ है। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, यानी आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। और अच्छी खुशखबरी क्या है कि जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है वहां मैंने एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशन, पूरी क्लास 12 फिजिक्स का एक्सरसाइज और एग्जांपल्स का वीडियो सोल्यूशन इसके अंदर ऐड कर दिया है।
तो ये करने के बाद अगर आप ये कर लेते हैं तो धांसू रिजल्ट आ जाएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कई सारे हेल्पफुल कोर्स दिखेंगे, श्योर शॉट क्वेश्चन का भी कोर्स दिखेगा, लेके अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।